हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आजकल हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज के हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनका उपयोग आगे आने वाले पूरे चैप्टर में होने वाला है। तो हमें आज के सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की कैसी होती है। देखो, आधी होती है। कैसी होती है? आधी। दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की कैसी होती है? आधी होती है। ठीक है, समझते हैं। हमारा जो फोकस बिंदु होता है, ठीक है, हमारा जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है। कहाँ पर होता है? ठीक बीच में। तो देखो, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा क्या है? देखो, दर्पण का ध्रुव है, और हमारा जो फोकस बिंदु होता है वो बिल्कुल मध्य में होता है। तो जब वो मध्य में है तो क्या होता है कि देखो, ध्यान से देखेंगे, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है वो कितनी होती है? देखो, आर होती है। कितनी होती है? आर। और दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु तक की दूरी कितनी होती है? देखो, स्मॉल एफ होती है। कितनी होती है? स्मॉल एफ। हमें पता है, देखो, ये हमारी पूरी दूरी है, देखो, आर वक्रता केंद्र तक की, और फोकस बिंदु तक की दूरी कैसी है? देखो, एफ है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो एफ है वो आर से कैसा होता है? देखो, आधा होता है। कैसा होता है? आधा। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? देखो, आधी होती है। अब कोई पूछता है क्यों होती है, तो हमें बता देना है कि हमारा जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक कहाँ पर होता है? मध्य में होता है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। ठीक है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। ये सारे के सारे जो नियम हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनका उपयोग आगे आने वाले पूरे चैप्टर में होने वाला है, तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणों को किस प्रकार से डाला जाता है और उनका परावर्तन किस प्रकार से होता है। इससे इस टॉपिक में हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नियम है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। समझते हैं। देखो, ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? देखो, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर कैसी होती हैं कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से जैसे ही परावर्तित होती हैं, यानी कि परावर्तन के बाद हमें याद रखना है कि हमेशा कहाँ से होकर जाएंगी? देखो, फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। कहाँ से? फोकस बिंदु यानी कि एफ से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी? एफ से। पहला नियम हमें यह याद रखना है। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो प्रकाश की किरण है वो ऊपर से न जाके नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर जा सकती है। देखो, कैसे जाएगी? जैसे देखो, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो नीचे से भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से दर्पण पर आपतित होती है, किस प्रकार से? देखो, इस प्रकार से दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद हमेशा वो इस प्रकार से फोकस से ही होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? देखो, इस प्रकार से हमेशा फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक है, तो पहला हमें नियम कौन सा याद रखना है? पहला हमें नियम याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर जाती हैं? देखो, फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। ठीक है, सेकंड हमारा नियम कौन सा आता है? सेकंड हमारा नियम होता है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो कैसी होती है, यानी कि हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, जो भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी इस प्रकार से, वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कैसे हो जाएगी, देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे, ये है हमारा मुख्य अक्ष, तो कैसी होगी, देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हमें याद रखना है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जो भी प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर चली जाती है, देखो यानी कि परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, ये वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से भी जा सकती है। ठीक, यदि हम नीचे से इसको डालें, किस प्रकार से, देखो ध्यान से देखना है। जैसे देखो इस प्रकार से हम डालें कि मुख्य फोकस से जो है होकर जाती है, नीचे से हम डालें तो क्या होगा, देखो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऊपर से भी डालते हैं तो भी वो मुख्य अक्ष के समांतर होनी है। अगर हम नीचे से डालते हैं और फोकस बिंदु से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, हमें दूसरी बात यह ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नियम आता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। ठीक है, ध्यान से देखना है। देखो अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ध्यान से देखेंगे, अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग पर क्या होगी, देखो अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आएगी। यानी कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, तीसरा नियम हमें ध्यान रखना है। दोबारा देखते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि देखो जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है इस प्रकार से, तो परावर्तन के बाद क्या होता है, देखो परावर्तन के बाद वो अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। यानी कि जिस प्रकार से जाती है उसी प्रकार से वापस आ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, फिर से बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से, किससे, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नियम क्या है, ये वाला नियम हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या है, देखो कि जो भी प्रकाश की किरण, ध्यान से देखना है, अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तिरछी आपतित की जाती है। कैसी आपतित की जाती है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के तिरछी आपतित की जाती है। कहाँ पर, दर्पण के पोल पर। कहाँ, दर्पण के पोल यानी कि ध्रुव पर। ठीक है, यानी कि दर्पण में मुख्य अक्ष के तिरछे अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित कर दी जाए, कहाँ पर, दर्पण के ध्रुव पर, तो वो जितने कोण से आपतित होती है, देखो जितने कोण से आपतित होती है परावर्तन के बाद उसी कोण पर पुनः वापस लौट आती है। क्या होता है, देखो जितने कोण पर आपतित होगी परावर्तन के बाद उसी कोण पर वापस लौट आएगी। कैसे पता कि जितने कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर वापस लौटी है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा ये क्या होता है, देखो हमारा ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष अविलंब का काम करने लगता है। किसका, देखो जे वाली जो लाइन बनी है, जे वाली लाइन अविलंब का काम करने लगती है। किसका काम करने लगती है, अविलंब का। ठीक है, और हमारा जो दर्पण का ध्रुव होता है, ध्यान से देखना है, हमारा जो दर्पण का ध्रुव होता है P, वो आपतन बिंदु का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, देखो आपतन बिंदु का काम करने लगता है। यानी कि हमारा जो मुख्य अक्ष होता है वो हमारा अविलंब का काम करने लगता है और हमारा जो दर्पण का ध्रुव होता है वो आपतन बिंदु का काम करने लगता है। तो हम पता लगा लेते हैं कि हमारी जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित हुई है वो परावर्तन के बाद उतनी ही कोण पर वापस लौट आती है। बीच में होता है अवलंब, तो जी वाला हमारा कोण बन जाता है I और जी वाला हमारा कोण बन जाता है R।
तो हम समझ जाते हैं कि जितने कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर परावर्तित हुई है। कैसे पता? क्योंकि हमारा जो आई होता है यानी कि आपतन कोण होता है वो बराबर होता है जो किसके? परावर्तन कोण के। किसके होता है? हमारा जो आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिरछी जो आपतित हुई है वो जितने कोण पर आपतित होती है परावर्तन के बाद उसी कोण पर वापस लौट आती है। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। पहला नंबर नोट कौन सा है? पहला नोट हमारा है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से डाली जाती हैं? देखो, बाईं ओर से डाली जाती हैं। कहाँ से? देखो, बाईं ओर से। हमें याद रखना है कि जैसे ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है? देखो, दर्पण। दर्पण का ये होती है देखो राइट साइड। कौन सी होती है? राइट, यानी कि जो दायां होता है। और ये कौन सी होती है? देखो, ये होती है हमारी लेफ्ट साइड, यानी कि ये हमारा बायां होता है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी दर्पण हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से डाली जाएंगी? बाईं ओर से डाली जाएंगी। कहाँ से? बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट साइड से डालना है। ठीक, कोई भी दर्पण हो, प्रकाश की किरणें हमेशा हमें कहाँ से डालनी है? बाईं ओर से डालनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नोट क्या है? नेक्स्ट हमारा नोट है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? बाईं ओर। जैसे हमारा देखो ये है दर्पण, जी क्या है? देखो, हमारा दर्पण है। और जी क्या होता है? देखो, जी हमारा मुख्य अक्ष होता है। जी हमारा क्या होता है? देखो, मुख्य अक्ष होता है। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ पर? बाईं ओर। जैसे कहाँ? देखो, जैसे जी हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड है। जी कौन सी हमारी? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर। तो हमेशा वस्तु कहाँ रखेंगे? देखो, बाईं ओर। मान लो कि हमने ये वस्तु रख दी है, ठीक है, ये वाली क्या है? देखो, हमने वस्तु रख दी है। तो वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाईं ओर रखना है। और दूसरी बात भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखना है। कहाँ पर? मुख्य अक्ष के ऊपर। जो होती है देखो ऊपर वाली साइड, और जो होती है हमारी मुख्य अक्ष के नीचे वाली साइड। ठीक है, तो हमेशा कहाँ पर रखना है? देखो, ऊपर वाली साइड रखना है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर रखना है, पहली बात। और कोई भी दर्पण हो, दर्पण के बाईं ओर रखना है। कैसे? बाईं ओर। ठीक है, यदि हमारा उत्तल दर्पण होता, देखो इस प्रकार से, यदि हमारा उत्तल दर्पण होता तो जी हो गई देखो हमारी मुख्य अक्ष। तो हम कहाँ रखते? देखो, बाईं ओर। ये क्या है? देखो, हमारा ये हमारा बाईं ओर है। तो हमेशा बाईं ओर रखते। और मुख्य अक्ष के कहाँ पर रखते? देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते। कहाँ पर? देखो, ऊपर। इतनी बातें हमें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3 क्या है? नोट नंबर 3 है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। कैसी नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से हमें नापना स्टार्ट करना है। और किसके साथ नापना है? देखो, मुख्य अक्ष के साथ नापना है। कैसे? मुख्य अक्ष के साथ नापना है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और बाकी जो है बाद में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जैसे ये हमारा देखो अवतल दर्पण है। कौन सा है? देखो, अवतल दर्पण। और ये हमारी क्या होती है? देखो, मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पर क्या होता है हमारा? यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु होता है, जिसे हम P कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। तो हमें याद रखना है कि सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव यानी कि P से नापना स्टार्ट करना है। और किसके साथ नापना है? देखो, ध्यान रखना है, मुख्य अक्ष के साथ नापना है। किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ, यानी कि इस लाइन के हमें साथ नापना है। देखो, किस लाइन के? इस लाइन के साथ नापना है। और जो है दर्पण के ध्रुव P से नापना है। कहाँ से नापना है? दर्पण के ध्रुव P से नापना है और मुख्य अक्ष के साथ नापना है। इतनी बात हमें याद रखना है। ठीक है, यदि हमारा उत्तल दर्पण होता तो हम क्या करते? देखो, ये है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, यदि हमारा उत्तल दर्पण होता तो ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर क्या होता है? देखो, मध्य में हमारा दर्पण का ध्रुव होता है। तो हम कोई भी दूरी होती वो हम दर्पण के ध्रुव से नापना स्टार्ट करते। और किसके साथ नापते? मुख्य अक्ष के साथ नापते। किसके साथ नापते? देखो, मुख्य अक्ष के साथ। और ये सारा नापना जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दर्पण के ध्रुव से हम नापते हैं और मुख्य अक्ष के साथ नापते हैं। पूरी बातें हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दूसरी बात,
अगर आपको समझ में आया करे तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो भी आप कमेंट में हमें बताएंगे, तो दूसरे लेक्चर में हम उसे फिर पूरा विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।